मैम स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थोड़ा शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। अगर मुझे किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करती हूँ टू अवॉइड द रैंडम एरर, या फिर मुझे किसी मेजरमेंट निकालना है। तो मान लो मैंने कुछ 5 मेजरमेंट्स लिए और मुझे बताना है एग्जैक्ट मेजरमेंट कौन सा है, दैट इज व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मेजरमेंट। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकाला जाता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये मैंने 5 मेजरमेंट्स लिए हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 5। तो इससे मुझे क्या मिल गई यहाँ पे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मिलने के बाद मैं निकालती हूँ एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड आउट करती हूँ मैं यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर मतलब जो कुछ भी हमने अभी मेजरमेंट्स किए, दैट इज A1 A2 A3 A4 A5, उनमें इंडिविजुअली कितना एरर आया है। तो एब्सोल्यूट एरर इज फाइंड आउट बाय डेल्टा A1 इक्वल टू क्या निकालते हैं हम? A मीन माइनस A1। मॉड के अंदर लिखते हैं, मतलब अगर माइनस भी आ रहा है तो बाहर आके क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो हर एक में कितना इंडिविजुअल एरर आया है वो हमने निकाला। अभी हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या लेंगे हम? मीन लेंगे। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा A3, यहाँ पे A5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 5। ये हमें आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या आता है यहाँ पे? ए मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन, दैट इज रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है यहाँ पे? 100%। उसके बाद हमने क्या देखा? एरर का कॉम्बिनेशन। अगर हम किसी मेजरमेंट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे, लेट्स से L इज इक्वल टू क्या कर? L1 इज इक्वल टू L डेल्टा L प्लस यहाँ पे डेल्टा L, और L इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L2 प्लस माइनस डेल्टा L। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, L2 प्लस L1। तो क्या करूंगी मैं? ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करूंगी और एरर के साथ एरर को ऐड करूंगी। और या फिर मैं L2 माइनस L1 कर रही हूँ तो क्या करूंगी? यहाँ पे ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करूंगी, पर एरर को क्या करेंगे हम लोग? प्लस ही करेंगे, बिकॉज हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर हो रही है, ठीक है, मेजरमेंट की, तो उसमें ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या बताया था? जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे L1 इक्वल टू कितना दिया है? L प्लस माइनस डेल्टा L, और B1 इक्वल टू कितना दिया है? प्लस माइनस डेल्टा B। और हमें निकालना है एरिया। तो एरिया मतलब एरिया की ट्रू वैल्यू आएगी और उसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरिया की ट्रू वैल्यू आएगी, एरिया की ट्रू वैल्यू आएगी, और एरिया का क्या आ जाएगा यहाँ पे? एरिया की ट्रू वैल्यू और एरिया का क्या हो गया यहाँ पे? एरर। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंपली फॉर्मूले के हेल्प से हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू L इंटू क्या हो गया यहाँ पे? B। और ट्रू वैल्यू के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सॉरी, एरर के लिए क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालनी पड़ेगी रिलेटिव एरर मेथड से। कैसे? एरिया इक्वल टू क्या है? L इंटू B। यहाँ पे एरिया का रिलेटिव एरर है डेल्टा A बाय A इक्वल टू डेल्टा L बाय L।
प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी बाय क्या हो गया यहाँ पे बी। तो ए तो हमने निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई बाय ए करके डेल्टा ए आ जाएगा। इस तरीके से हमें रीडिंग मिल जाएगी। उसके बाद मैंने पावर का भी बताया था। जैसे मान लो अगर इस तरीके से दिया है, कैसे दिया है, यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, और आर की रीडिंग दी है कुछ। तो इसका कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाय ए। 4 पाई का तो कुछ रिलेटिव एरर आएगा ही नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, पर ये जो पावर में है वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ये पावर वाला रूल देखा था। पावर वाले रूल के ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। उसके पहले हमें टॉपिक देखना है कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। मेरे पास कोई मेजरमेंट दिया है, मेरे पास कोई मेजरमेंट दिया है, जैसे मान लो 12.031, ये मेजरमेंट मुझे दिया है। उसमें से कौन से फिगर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर्स मतलब ये इंडिविजुअल 1 2 0 3 1, दैट्स इज द फिगर्स। ठीक है, जैसे मान लो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन मेजरमेंट क्वांटिटी विच इज नोन रिलायबली प्लस और वन एडिशन डिजिट दैट इज अनसर्टन। चलो इस डेफिनेशन पे मत जाओ, ओके, सीधा कैसे याद रखो, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कोई मेजरमेंट मुझे दिया है, उस मेजरमेंट में कौन कौन से डिजिट इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट वो बताना है। ठीक है, तो उसके रूल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई मेजरमेंट दिया है तो मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या रहते हैं, सिग्निफिकेंट हमेशा रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा सिग्निफिकेंट रहते हैं। नॉन जीरो डिजिट मतलब कौन से, 1 से लेके 9 तक, ओके। अगर मान लो मेजरमेंट दिया है किस तरीके से, यहाँ पे 0 2 3 4 0, ओके, या फिर कैसे दिया है 5 1 0 0, ऐसे नंबर दे, यहाँ पे डेसिमल कुछ नहीं है, हाँ, डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, ओके, डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें कितने आ गए, 1 2 3, 3 नॉन जीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2 ही है, ओके। ये रूल है डेसिमल के लिए, जब डेसिमल आएगा तब की बात करेंगे, ओके। अभी तो नॉर्मल ही है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या रहेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहेंगे। अगला रूल देखेंगे हम लोग किसका, डेसिमल का। किसका रूल देखना है हमें, डेसिमल का रूल देखना है। अगर अगर हमारे जीरो कैसे आ रहे हैं, हमारे जीरो आ रहे हैं डेसिमल के अंदर। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा 12.301, तो ये जीरो है, डेसिमल के बाद आ रहा है ना, ओके, डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5, ओके। उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूं 12301, ओके, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 ही है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5। क्यों 5 क्यों है, बिकॉज ये जो जीरो है, जीरो इज कमिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो क्या रहता है, सिग्निफिकेंट। उसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा 12.310, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें क्यों 4 है, बिकॉज ये जीरो कैसे आ रहा है, एंडिंग में। अगर जीरो एंडिंग में आ रहा हो, जीरो अगर एंडिंग में आ रहा हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.0310, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 ही है क्योंकि जीरो पहले बाद में आ रहा है, ओके। पर ऐसे लिखूं 12031, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बिकॉज जीरो इज बिटवीन दी टू नॉन जीरो डिजिट। अगला रूल देखते हैं डेसिमल का, ठीक है। डेसिमल का रूल देखना है अभी हमें। हाँ, डेसिमल का कौन सा रूल है, अभी बताया मैंने कि जीरो अगर डेसिमल के बाद आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं 123.00, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
पर अगर मैं ऐसे लिख दूं 13.00, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बिकॉज ये जो डेसिमल के बाद जो जीरो है, हाँ, वो क्या रहता है? सिग्निफिकेंट रहता है। ओके, कहाँ जा रहे हो आप लोग? ओके, आगे हम देखते हैं। अगर यहाँ पे जीरो पहले, जैसे मान लो ऐसे दिया 0.0213, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे यहाँ पे 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। क्यों? अभी मैंने बोला कि हाँ, डेसिमल के अंदर अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट रहता है, पर अगर जीरो आगे हो, जीरो कैसे हो? आगे। कोई भी नंबर अगर स्टार्ट हो रहा है और उसके पहले कौन है? जीरो है। जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है, वो क्या रहता है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहता है। उसके पहले जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? यहाँ पे 3। वन बाय वन शॉर्टकट में सभी रूल एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से रूल बताए मैंने? कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद अगर मेरा जीरो कैसे आ रहा है? दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। 1 2 1 3 4 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। 1 3 0 4 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। पर अगर मेरा जीरो आगे या फिर पीछे आ रहा है, डेसिमल पॉइंट का कुछ नामो निशान नहीं वहां पे, यहाँ पे जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? यहाँ पे 4 ही आएंगे। पर अगर मैं ऐसे लिख दूं 1470.0, पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। पर अगर मैं ऐसे लिखूं 0.01347, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? यहाँ 4 ही है। डेसिमल पॉइंट है, पर जीरो कैसे है? पहले नॉन जीरो डिजिट से, तो क्या आ जाएंगे? यहाँ पे 4 आ जाएंगे। आपको समझ में आ गया सब लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर? हाथ रेस कर सकते हो आप लोग। जोत, ठीक है। बठिंडा स्कूल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। ओके, आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे। टू रेजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, वैल्यू दी है R1 इतना दिया है, ओके, R2 इज दिस मच, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन series, okay, connected in series and parallel. Find the equivalent resistance of the A in the combination and parallel combination used for the relation R is equal to R1 plus R2 and for B relation is this much. Okay, चलो निकालते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार समझाती हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, दिस इज द R1 और ये क्या है? यहाँ पे R2। पहले इनको कनेक्ट कैसे किया? सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है और उसका क्या निकालना है? एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सीरीज में अगर देखो तो सीरीज का फॉर्मूला दिया है। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू R1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे? R2। तो ये सिंपली एडिशन का है, तो कैसे करेंगे? ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू। देखो 100 प्लस 200 कितना हो गया? यहाँ पे 300, और जो भी एरर रहेगा उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 क्या हो गया यहाँ पे? 7 ओम। तो ये वाला सीरीज वाला तो आ गया आंसर। ओके, अभी बात करते हैं किस में कनेक्टेड है। उसको हमने कनेक्ट किया है कैसे? पैरेलली उसको कनेक्ट किया है। अगर मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू, और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। ओके, तो चलो ट्रू वैल्यू तो पहले निकाल लीजिए। ट्रू वैल्यू दैट इज 1/r' इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, कुछ 1/r2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। देखो इनको क्या किया है?
क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस वाले फॉर्मूले को, देखो 1/r डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R1/R1 इंटू क्या हो गया यहाँ पे R2, रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1/R2 प्लस R2। देखो ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करी उस समय तो मुझे कितना मिल रहा है, दिस मच। तो अभी हमें क्या निकालनी है, ट्रू वैल्यू। अभी ट्रू वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गए, इतनी। अभी क्या फाइंड आउट करना है, अभी फाइंड आउट करेंगे एरर। तो ये वाला फॉर्मूला ले लिया, ये वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, दिस मच। उसका क्या लेना है, बस स्क्वायर लेना है। तो ये इधर आ गया, देखो डेल्टा R1 की वैल्यू और R2, ये और ये आंसर कितना आ रहा है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर 1.8। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, MTS मोहाली, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ पूरा फोकस आपका होना चाहिए यहाँ पे। आपके साथ पीडीएफ शेयर हो जाएगी। द रेशियो ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट टू दिस सीजीएस यूनिट। रेशियो पूछा है ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट टू दिस सीजीएस यूनिट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का पहले तो हमें यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल, हमने ये फॉर्मूला देखा हो तुम लोगों ने, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, 9th में था। तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, F r² अपॉन M1 इंटू M2। यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, केजी स्क्वायर। न्यूटन की जगह हम अगर देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सलेरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह मैं ये पुट कर देती हूँ, क्या पुट किया मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। तो क्या कैंसिल हो गया, ये केजी एक केजी कैंसिल हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, केजी हो गया। इसका कन्वर्जन किसमें करना है हमें, इसका करना है रेशो लेना है, किसके साथ रेशो लेना है उसका, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। चलो हमारे पास तो यूनिट आ गया, ये हो गया यूनिट। किसका रेशो लेना है, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। पहले तो रेशो ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे, मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट की बात चल रही है, सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी, और नीचे क्या है, हाँ नीचे सीजीएस की बात चल रही। सीजीएस मतलब, सीजीएस में मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एज इट इज। केजी का क्या होता है, ग्राम। जो यूनिट ऊपर है वही नीचे होने चाहिए, इक्वल यूनिट करने पड़ेंगे ना। तो मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। देखो ऊपर भी मीटर है, नीचे सेंटीमीटर, नहीं चलेगा। रेशो लेना है ना इनका, तो सेम यूनिट चाहिए कट करने के लिए। तो मीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ता है, मीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है। तो यहाँ पे 100 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लिख दिया मैंने 100 सेंटीमीटर, पर ये 3 क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्यूब। नीचे सेकंड का करने की जरूरत है, सेकंड सेकंड यहाँ पे ही मैंने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। केजी का ग्राम में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, ग्राम। अभी ये जो यूनिट है ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वो भी कैंसिल हो गया। तो कौन बचा यहाँ पे, 10 टू द पावर 2 का क्या हो गया यहाँ पे, क्यूब, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे, 3। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 3, आंसर क्या आ गया, 10 टू द पावर 3 आ गया। देखो ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं।
if the unit of length and force each four times, then energy increase टू. देखो क्या बोला है, लेंथ और फोर्स का यूनिट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया. तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी कितना हो जाएगा. पहले तो एनर्जी का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इंटू क्या कर सकते हैं, लेंथ. डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ. फोर्स कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, और लेंथ भी कितना हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 4. तो कितनी बार हो गया यहाँ पे, 16 टाइम्स एनर्जी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. ओके. ये सेम क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी करे हैं, आपको एक बार सिर्फ देख लेना है, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी. ये क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस फॉर द स्पीड टू ट्रांसवर्स वेव. ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने स्क्रॉल किए हैं ना, वो आप खुद से कर लेना. ओके, होमवर्क के लिए आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस फॉर द स्पीड टू ट्रांसवर्स वेव. अच्छा, कौन सा इक्वेशन है वो बताना है, स्पीड का इक्वेशन. ठीक है, स्पीड इक्वल टू दिस मच, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, कैसे बताएंगे, चेक करेंगे. v equal to is this much, v equal to this much, v equal to this much, v is equal to this much. वेलोसिटी का डायमेंशन l to the power 1, m to the power 0, t to the power -1. और फिर इन लोगों का डायमेंशन निकालेंगे, इसका निकाल के देखेंगे, इसका निकाल के देखेंगे, जिसका डायमेंशन इसके बराबर आ गया वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है. इसमें हमें क्या यूज करना है, एप्लीकेशन यूज करना है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, था ना, डायमेंशन का यूज करके उस हिसाब से. तो डायमेंशन निकाल के देखो, जी क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का क्या होता है, l टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर क्या होता है, -2. और यहाँ पे लेंथ का क्या होता है, यहाँ पे वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ वेवलेंथ का डायमेंशन l टू द पावर 1. तो ये टोटल डायमेंशन क्या हो गया, l टू द पावर 2, m टू द पावर 0, t टू द पावर -2. 2 पाई का तो डायमेंशन आएगा ही नहीं, और ये अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, l टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर क्या हो जाएगा, -1. देखो वेलोसिटी के बराबर आया, करेक्ट है ना, सेकेंड ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. अगला क्या दिया है, the position of the particle moving along the x-axis with the uniform acceleration depends upon the time according to the position of the particle moving along the x-axis with the uniform acceleration depends on the time according to equation. Position का equation दिया, x is equal to at square minus bt क्यूब. तो उन्होंने क्या पूछा है, ए और बी का डायमेंशन बताओ. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, ए और बी का डायमेंशन बताना है. अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को सब्ट्रैक्शन में है ना, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन रहेगा वही डायमेंशन किसका रहेगा, इसका. और ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है और इक्वल टू है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन रहेगा, और इसका जो डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन रहेगा, एक्स का. तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर करके a इज इक्वल टू एक्स बाई टी स्क्वायर कर दिया, तो हमें a का डायमेंशन मिल जाएगा, l टू द पावर 1, t का क्या आ जाएगा, t टू द पावर 2, ऊपर आके क्या हो जाएगा, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2. सिमिलरली b का आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी क्यूब, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, t क्यूब. b इक्वल टू हाउ मच, x, ये क्या हो जाएगा, l टू द पावर 1, टी क्यूब ऊपर चला जाएगा, टी टू द पावर 3. देखो ऑप्शन नंबर बी. समझ में आया आप लोगों को, फास्ट तो नहीं हो रहा है. ओके, एमटीएस स्कूल जलंधर, स्कूल एमएस जलंधर, एमएसएफ नॉन मेडिकल मोनिका, केवल सिंह. आपने पर्सनल इससे ज्वाइन किया, पर आई नो स्कूल है, स्कूल का नाम मुझे नहीं पता, इसलिए फिर मैं नाम ही ले रही हूँ जो मुझे दिख रहा है. लवप्रीत स्कूल, एमटीएस संगरूर, यस तरुण, गुड.
अश्विनी, यस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। y is equal to a y is equal to a sin of omega x upon v minus k pi is an expression for the wave motion। कहाँ से इक्वेशन है, उससे लेना देना नहीं है, दिया है एक्सप्रेशन, देखो उसकी तरफ। डायमेंशन ऑफ x and k where omega and v are angular velocity and linear velocity respectively। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का डायमेंशन बताओ और ओमेगा का डायमेंशन बताओ। ओके, गॉट इट। ठीक है, समझते हैं। हमेशा याद रखो, रूल याद रखो अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दी है, साइन ऑफ पी, जैसे पी नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, साइन ऑफ पी, tan ऑफ पी, कॉट ऑफ पी, ओके, या फिर सेक ऑफ पी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर दी है, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू होती है वो होती है डायमेंशनलेस। वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। समझ में ये चीज है, वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। और उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी उसे क्या लेंगे हम, पी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। समझ में आया, यहाँ तक ये रूल था। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर दिया है, जैसे मान लो अगर तुम्हें ऐसे कुछ दिया हो, साइन ऑफ ए क्यूब प्लस बी, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, और उसके अंदर जो है ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 ले लेंगे। ओके, उस हिसाब से दूसरा और रूल कौन सा है, अगर तुम्हें ऐसे दिया है, लॉग के अंदर दिया है, लॉग ऑफ या फिर ln ऑफ क्या लिख देंगे, ए बी क्यूब, तो ये भी पूरा का डायमेंशन लेस हो जाएगा, और बी क्यूब इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 कर सकते हैं। समझ में ये चीज है। उसके बाद बात करते हैं, अगर तुम्हें ऐसे दिया हो ई टू द पावर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी, तो ये भी डायमेंशन लेस रहेगा। ए और बी कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। आगे बात करते हैं, अगर ऐसे दिया है ए टू द पावर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी, तो वो भी पूरा का पूरा क्या रहता है, डायमेंशन लेस रहता है। दिस इज द रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो भी हमने देखा। तो ये इक्वेशन दिया है, तो किसका डायमेंशन निकालना है, पहले फिगर आउट कर लेते हैं। ए का डायमेंशन निकालना है और एक्स का डायमेंशन हमें निकालना है। पहले तो देखो क्या दिया है, साइन ऑफ ओमेगा, साइन इसकी तरफ ध्यान दो, साइन ऑफ ओमेगा एक्स, मतलब साइन के अंदर ये पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस। मतलब ए का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y हो जाएगा। समझ में ही चीज है। ओके, और y इज द डिस्टेंस, तो y का डायमेंशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एल टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1। क्लियर हो गई चीजें। अभी बात करते हैं किसकी, ओमेगा की। ठीक है, वेव क्वेश्चन में ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए का डायमेंशन y के बराबर, y इज डिस्प्लेसमेंट, एल टू द पावर 1, तो ए का डायमेंशन ये हो गया। आगे बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर के। चलो इसकी तरफ ध्यान दो, एक्स वी माइनस के, ये दोनों ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में है ना, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वी इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, के पाई। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पाई इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा। मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है के का निकालना है ना, तो के के लिए रीअरेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वी इक्वल टू, यहाँ पे पाई का कुछ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, एक्स का तो हमने निकाल लिया, तो इक्वल टू पाई, डायमेंशन पुट करो, एक्स का डायमेंशन क्या निकाला अभी हमने, ओके। ये वैल्यू पुट करो, एल टू द पावर 1, v का क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी, एल टू द पावर 1, एम टू द पावर 0, टी टू द पावर -1,
ये L और ये कैंसिल हो गया, K का डायमेंशन क्या आ जाएगा, T टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो गया दिस मच। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही क्वेश्चन है। इफ S इज इक्वल टू क्या दिया है, A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर डी बाई टी, हाँ पूरा का पूरा इक्वेशन दिया है यहाँ पे, E अपॉन ये दिस मच। तो क्या बोला है, S इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड T इज अ टाइम, डायमेंशन ऑफ F निकालो सीधा का सीधा, कुछ नहीं, सिंपल है। किसी पूरे इक्वेशन की तरफ बिल्कुल मत ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो F माइनस क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, F माइनस क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर उन्होंने क्या दिया है, F माइनस टी स्क्वायर, उसकी तरफ ध्यान दो। इसका मतलब F का डायमेंशन जो है, F का डायमेंशन किसके बराबर है, F का डायमेंशन है यहाँ पे टी स्क्वायर के बराबर। तो F इज इक्वल टू टी का क्या है, टी टू द पावर क्या हो गया 2, बिकॉज दोनों सब्ट्रैक्शन में तो दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा, तो टी स्क्वायर दिस मच इक्वल टू। ठीक है, देखो इसमें भी वही रूल लगा सकते हो, तुम्हें किसका डायमेंशन निकालना है, C का निकालना है ना। तो देखो ये पूरा पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो सी टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 1 कर देंगे। देखो C का निकालना है ना, लॉग ऑफ दिया है, देखो लॉग ऑफ मतलब यहाँ पे बी टी, या फिर हम बोलेंगे सी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, तो C का डायमेंशन क्या आ जाएगा, T टू द पावर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, देखो आ गया। मुझे लगता है ऊपर वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन में मैं ए का नहीं पूछा था, शायद एक्स का पूछा था ना। रुको मैं एक्स का बताती हूँ कि हमने एक्स का कैसे निकाला। इस वाले ऊपर वाले देखो देखो देखो, ये वाले जो है, ये साइन ऑफ ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के पाई, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस रहेगा ना। हाँ तो इसको अगर मैं अंडर डाल दूं, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस ओमेगा के पाई हो जाएगा। एक्स का निकालना है ना, तो ये चीज क्या ले लेंगे, 1 ओमेगा एक्स अपॉन वी इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। v का डायमेंशन क्या होता है, l टू द पावर 1 m टू द पावर 0 t टू द पावर -1, और यहाँ पे ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है, t टू द पावर -1। व्हाट इज मीन बाय ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगल का तो कुछ डायमेंशन रहता नहीं है, इसलिए t टू द पावर क्या हो गया -1। हाँ तो ये ऊपर चला जाता है, देखो l टू द पावर 1 m टू द पावर 0 t टू द पावर -1 ऊपर चला गया, प्लस हो गया, आंसर क्या आ गया, l टू द पावर 1। देखो हाँ मैंने तब ए का निकालना था, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद मुझे किसका निकालना है, के का निकालना है, तो इक्वेट कर दो सीधी सीधी इक्वेशन किसके साथ, ओमेगा एक्स वी इक्वल टू के पाई के साथ मैंने इक्वेट कर दिया। ओके आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही करना है। ओके ए और बी का निकालना है, तो ये इसके ऊपर है, तो बी टी इक्वल टू 1 ले लो, माइनस का कोई लेना देना नहीं रहता डायमेंशन में। ओके और यहाँ पे एस इज इक्वल टू ए बाई बी आ जाएगा, बी का तो लेके आ गए तुम, ए का कैसे आ जाएगा, एस इंटू बी के हेल्प से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस मच। ओके फॉर्मूला दिया, कोई व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस पे नहीं जाना। व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी वो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बस डायमेंशन के बारे में देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यूज करके निकालना, या फिर उसके बाद यूनिट कन्वर्जन करना, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या मतलब है, उस पे नहीं जाना, उसका मीनिंग पे नहीं जाना, पर डायमेंशन निकालना सीखना है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में आएगी ही, तब उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट दिस मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 वी एल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, P इज द प्रेशर, क्या बोला है, P प्रेशर है, L लेंथ है,
उसके बाद r इज रेडियस है, देन डायमेंशन फॉर दी v, v के लिए क्या निकालना है हमें, डायमेंशन जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। निकालते हैं, v के लिए फॉर्मूला रीअरेंज कर लो फिर यहाँ पे, v के लिए कैसे हो जाएगा, पाई p r टू द पावर 4 v इधर आ जाएगा 8 न्यू इंटू क्या होगा यहाँ पे l, प्रेशर का डायमेंशन डाल दो, ये रेडियस का क्या आ जाएगा, लेंथ है ना, पावर 4 है, टू द पावर 4 आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डाल दो और किसका डाल दो यहाँ पे, एल का डाल दो, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मैं आप लोग को दे देती हूँ, F इज इक्वल टू न्यू इंटू ए V अपॉन एल, क्या होता है V अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, L। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे L, A अपॉन क्या हो गया यहाँ पे V, F फोर्स है, L लेंथ है, A क्या है एरिया, V क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, V इक्वल टू मैं काम करती हूँ पाई पी आर टू द पावर 4 8, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, F L A अपॉन क्या हो गया V इंटू L। अभी ये सभी चीजें हमें नोन है, प्रेशर का डायमेंशन डालो, R का डालो, फोर्स का डालो, L स्क्वायर का डालो, A और V जो है ऊपर चला जाएगा, तो उससे हमें इसका डायमेंशन मिल जाएगा, इसका डायमेंशन मिल जाएगा, ओके। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर डिपेंड है। इससे हमें डायमेंशन निकालिए, क्वेश्चन की तरफ देखो, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a to the power 1 by 2 d to the power minus 1 by 2, d is the density of medium, तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, a का डायमेंशन निकाल लो, उससे पता चल जाएगा d का क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे, मान लो d लिख दिया मैंने, या फिर सीधा वैल्यू पुट करते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन l टू द पावर 1 m टू द पावर 0, यहाँ पे वेलोसिटी का, उसके बाद यहाँ पे एरिया का हमें निकालना है, डेंसिटी का क्या आता है, डेंसिटी का आता है l टू द पावर -3 m टू द पावर 1 t टू द पावर क्या हो जाएगा 0 - 1 by 2, कैलकुलेट करना है उसको, और कैलकुलेट करके हम किसका डायमेंशन लेके आएंगे, यहाँ पे a का डायमेंशन लेके आओ, ठीक है, तो जो आएगा उससे पता चल जाए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी प्रिंसिपल होमोजेनिटी के ही क्वेश्चन है, सेम है इसलिए हम नहीं कर रहे, ओके। देखो अभी ये क्या है, फॉर्मूला डिराइव का क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, f टू द पावर a e टू द पावर b t टू द पावर c, तो पावर ऑफ a b c हमें बताना है, कैसे निकालेंगे, चलो प्रेशर का डायमेंशन डाल दो, टू द पावर -3 सॉरी, प्रेशर का डायमेंशन l टू द पावर -1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2, फोर्स का डालो l टू द पावर 1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2 टू द पावर a, उसके बाद एनर्जी का डालो l टू द पावर 2 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2 टू द पावर b, और टाइम का डालो, सरफेस टेंशन बोला है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख के देती हूँ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन क्या होता है लेंथ, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स L, ये हो जाएगा 0 m टू द पावर 1 t टू द पावर क्या हो जाएगा -2 टू द पावर c,
देखो यहाँ पे लिखे है सब डायमेंशन पावर। तो देखो m टू द पावर a, l टू द पावर a, फिर मैंने बोला था सब m l साथ में लिख दो, फिर इनके पावर जो है उनको क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेट कर लेंगे। चलो इसको इक्वेट कर लिया, तो मैथ्स लगा के आगे कैलकुलेट करके a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, -1, और ये क्या हो गई c की पावर 1। फॉर्मूले डिराइव किए थे हमने, याद आ रहा होगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो l अपॉन g, ये वाला क्वेश्चन किया था ना वो। ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट आगे जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि हाँ, कुछ कुछ डायमेंशन, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करके रखे, या मैं डिटेल में सॉल्व करूँ, ये मुझे आप बताओ। चैट बॉक्स में लिखो तो फटाफट। या और डिटेल में सॉल्व करना है? एमटीएस भटिंडा स्कूल ऐसे नहीं है, ये चीजें आप लोगों के लिए आपको कन्वे करना पड़ेगा कैसे किया जाए। और डिटेल में सॉल्व करना है, नॉन मेडिकल करेक्ट सही वे है। एस मैम का मीनिंग क्या है ये बताओ। सॉल्व करना है एमएसजे, और डिटेल में सॉल्व करना है, ओके, 1 बाय 1, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, और डिटेल में करना है तो एस लिखो, एस लिखो, बाकी सब लोग लिखोगे और डिटेल में करना है। यस ओके, सभी लोग, मोनिका ओके, और डिटेल में करना है। पर आज का तो समझ में आया ना? थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस के दिए। हम और डिटेल में अगले लेक्चर से फिर करेंगे, ठीक है? ऐसे कन्वे कर दिया करो, फिर उस तरीके से चीजें करेंगे हम लोग, ओके। अगले लेक्चर में, जहां मंडे को हमारा लेक्चर होगा, तो इसको डिटेल में जो है क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। क्या होता है, आपने कुछ पढ़ा होता है तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको ये आ रहा होगा, इसलिए फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है? डिटेल में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ओके।